प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को पढ़ लेने के पश्चात आपको अलग से अन्य किन्हीं प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम उन 50 प्रश्नों को पढ़ने के पूर्व उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की सहायता से तैयार करेंगे तो वो प्रश्न कभी भूलेंगे नहीं। तो प्राविधिक कला के जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादातर प्रश्न कोण संबंधी या तो फिर पैमाना संबंधी या आकृति संबंधी और पेंसिल संबंधी, इस प्रकार से 3-4 प्रकार के प्रश्न ही ज्यादातर होते हैं। उनमें सबसे पहले हम कोणों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोण 0 अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। यदि कोण 0 अंश का है उस कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। 0 अंश से बड़े, 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण का मान आप देख रहे हैं 1 अंश से लेकर 89 अंश तक, अर्थात 90 अंश से कम, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। फिर 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगर कोण 90 अंश का है तो समकोण कहलाएगा। 90 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे अधिक कोण में 91 अंश, 92 अंश से लेकर 189 अंश तक के कोण, ये सभी अधिक कोण कहलाएंगे। फिर 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या इसी का एक दूसरा नाम ऋज्य कोण भी है। 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋज्य कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़े परंतु 360 अंश से छोटे कोण को हम बृहत् कोण कहते हैं। बृहत् कोण का ही दूसरा नाम प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो 180 अंश से बड़े परंतु 360 अंश से छोटे कोण को बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। इस प्रकार से संक्षेप में ये कोणों के बारे में जानकारी है। इसके बाद कुछ कोणों को हम और समझते हैं। जैसे हम बात करें संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। सबसे पहले कोटिपूरक या इसी का दूसरा नाम पूरक कोण है। तो पूरक कोण को जानेंगे। पूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण भी कहते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो फिर दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 150 अंश और 30 अंश, ये संपूरक कोण बनाएंगे। 150 अंश का संपूरक 30 अंश होगा और 30 अंश का संपूरक 150 अंश। इसी प्रकार पूरक में 60 अंश का पूरक या कोटिपूरक कोण 30 अंश मिलेगा, क्योंकि 60 30 90 और 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश। तो जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। और जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो फिर दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पैमाने से संबंधित होता है। इसमें के भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में होते हैं। इसमें हमको इतना तैयार कर लेना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अगर इतना हम याद कर लेते हैं इसी से सारे पैमाने मिल जाएंगे। देखें, इसमें दाईं ओर से यदि हम बाईं ओर चलेंगे, जैसे पूछा जाता है 1 सेंटीमीटर में बताइए कितने मीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर की संख्या 10 मिल जाएगी। इसी प्रकार 1 डेसीमीटर में अगर पूछता है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर होंगे। 1 डेकामीटर में कितने मीटर, 10 डेकामीटर। तो इस प्रकार से जब लगातार अगला मिलेगा तो फिर 10 का 10 गुना होगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। यही देखिए, अगर 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर पूछता है तो 100 डेकामीटर हो जाएंगे। और अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर पूछता है तो फिर 1000 मिल जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ भी होगा 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर कहता है, तो 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। तो यदि दूसरा है तो 2 जीरो लगेंगे, तीसरा है तो 3 जीरो। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार से पैमाना चलता है। और यदि हम बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो फिर 10वां भाग होता है। जैसे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। तो ये ध्यान देना है, जब बाएं से दाएं चलेंगे तो बटे में मिलेगा और दाएं से बाएं चलते हैं तो फिर गुणा में आएगा। तो इस प्रकार से ये पैमाना होता है और पैमाने से रिलेटेड कम से कम हमको 5-6 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आकृति संबंधी भी देखते हैं। 3-4 प्रश्न दिए होते हैं। तो आकृति में सबसे पहले देख रहे हैं, ये आकृति हमारी वृत्ताकार होती है। यह वृत्त है, वृत्त में देख रहे हैं त्रिज्या भी मिलती है। एक क्वेश्चन दे देता है त्रिज्या किस आकृति में होती है, तो त्रिज्या हम जानते हैं वृत्त में होती है। और त्रिज्या का दूना कर देते हैं तो व्यास हो जाता है, व्यास 2r के बराबर मिलेगा। परिधि पूछता है 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इतना हमको वृत्त संबंधी जानकारी रखना है। इसके बाद आयत की बात करें, दूसरी आकृति आयत की है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो ये याद रखेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो देख रहे हैं ऊपर वाली भुजा नीचे की बराबर होगी, दाएं वाली भुजा बाएं वाली भुजा की बराबर होगी। और चारों कोणों का योग की बात करें तो 9 चौको 36, 360 अंश होगा। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी। जिसे आयत में आमने सामने की बराबर होती है, वर्ग में चारों बराबर होती हैं। और वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश होता है। इस प्रकार से चारों कोणों के योग की बात करें तो 360 हो जाएगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसमें कोण 90 अंश नहीं होता है। ये वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस है। दोनों की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका कोण जो है वो आपका 90 अंश नहीं होता है। इसके बाद पंचभुज, 5 भुजाओं से बनी आकृति को पंचभुज कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं 6 भुजाओं से घिरी आकृति को खंडभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। और तीनों कोणों के योग की बात करें, तीनों कोणों का योग देख रहे हैं क्षेत्रिक 18 180 अंश होगा। तो आकृति संबंधी प्रश्नों में इन्हीं आकृति के बारे में पूछता है। इन आकृति को भी हम पहचान लेंगे और इनसे संबंधित ये सामान्य जानकारी अगर कर लेते हैं तो फिर इन प्रश्नों को करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसके बाद यदि हम देखें, इसके बाद देख रहे हैं पेंसिल संबंधी प्रश्नों को जानकारी पीछे भी दी जा चुकी है, फिर भी और एक बार पुनः समझते हैं। पेंसिल में पूछ लेता है, ज्यादातर 2 ही प्रश्न आते हैं, कौन सी पेंसिल सबसे गहरी है या कौन सी पेंसिल सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की पेंसिल के लिए देखिए, हल्की में H और गहरी में डार्क यानी B लिखा होगा। H का मतलब हल्की समझिए और B का मतलब डार्क या गहरी समझिए। H की संख्या जितनी बड़ी होगी, देख रहे हैं जैसे 9H, ये सबसे हल्की पेंसिल होगी। तो जिसमें H की संख्या सबसे अधिक होगी, अधिक H वाले जिसमें H की संख्या सबसे अधिक होगी वो सबसे हल्की होगी, और जिसमें B की संख्या सबसे अधिक होगी वह पेंसिल सबसे गहरी होगी। तो 9H कह सकते हैं ये सबसे हल्की पेंसिल है और ये 9B हमारी सबसे गहरी पेंसिल होगी। 9B ये सबसे गहरी होगी और ये 9H सबसे हल्की होगी। आप ये 2 पेंसिलों से तुलना करें तो 6H की तुलना में 9H हल्की होगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं H की संख्या जितनी बड़ी होगी पेंसिल उतनी ही अधिक हल्की होगी, और B की संख्या जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही अधिक गहरी होगी। तो इस प्रकार से हल्की और गहरी पेंसिल की हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम और देखें तो देख रहे हैं अब हमारा MCQ प्रश्न स्टार्ट होता है और काफी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आप 20 में 20 अंक इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप प्राप्त कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 20/20 आसानी से आपको मिल जाएंगे।
इसका पहला प्रश्न है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण आपको बताया गया 90 अंश का होता है, तो इसमें विकल्प ए सही है। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे प्रश्न में दिया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए मिली सेंटी डेसी मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप देख रहे हैं मिली सेंटी डेसी मीटर, यानी मीटर के बाद ये दाएं से बाएं चलेंगे दूसरे नंबर पर मिलेगा, तो 2 जीरो लग जाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद यदि हम तीसरा प्रश्न देखें, तीसरे प्रश्न में दिया है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। अगर चतुर्भुज है तो निश्चित रूप से 4 भुजाएं होंगी, त्रिभुज में 3 होती हैं, पंचभुज में 5 होती हैं। चतुर्भुज की बात कह रहा तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, इसका विकल्प सी सही है। तो देख रहे जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़ लेने के पश्चात आपको अन्य किन्हीं प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे में कह रहा घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। बात करें घन में आप जानते हैं सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्गाकार फलक होगा। देख रहे हैं ए में गोलाकार, बी वर्गाकार, सी आयताकार और डी त्रिभुजाकार। तो घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा, इसमें विकल्प बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवे में कह रहा एक घन में कितने फलक होते हैं। घन में फलकों की संख्या हम जानते हैं 6 होती है, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद देख रहे छठे प्रश्न में दिया है, छठा प्रश्न कहे 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देख रहे पैमाना है हमारा मिली, देख रहे मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, डेका, हेक्टो और किलो, ये पैमाना है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर। देख रहे डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच अगला ही है, 1 का मिल जाएगा, 1 जीरो लगेगा। और डेसीमीटर सेंटीमीटर कभी देख रहे 10, 100, 1000 ही मिलेंगे, तो 20, 40, 30 तो हो ही नहीं सकते। इनको हमेशा याद रखें, 100 या 1000 में ही होता है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया है कि एक बेलन का सिरा वृत्ताकार है, तो दूसरा सिरा होगा। बेलन में हम जानते हैं दोनों सिरे वृत्ताकार ही होते हैं, एक सिरा ये वृत्ताकार, दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा। तो बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होंगे, एक वृत्ताकार दूसरा पूछ रहा तो दूसरा भी वृत्ताकार होगा, विकल्प डी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न देखें। आठवें में कह रहा समकोण कितने अंश का होता है। अभी हमने पढ़ा समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद नौवां है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो निरूपक भिन्न चूंकि 2 मापों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। और निरूपक भिन्न सदैव 1/, के रूप में लिखी जाती है। कहीं कहीं आपका यह दिया जा सकता है कि निरूपक भिन्न का अंश बताइए कितना होगा, तो निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निरूपक भिन्न का जो अंश है वो सदैव 1 के बराबर होगा और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो विकल्प डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न यदि हम देखें, 10वें प्रश्न में कह रहा संपूर्ण कोण की माप कितने अंश की होती है। अभी हमने पढ़ा 360 अंश के कोण को संपूरक कोण कहते हैं, तो संपूर्ण कोण की माप 360 अंश होगी, विकल्प ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न यदि देखें, 11वें में कह रहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये होता है। तो देख रहे हैं आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है कौन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आधा विकल्प सही हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा भाग होता है, विकल्प बी सही है। इसके बाद 12वें प्रश्न को यदि देखें, 12वें में कह रहा आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण हमने पढ़ा 90 अंश का होता है, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 13वें प्रश्न में देखने दिया है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। देख रहे एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का दिया है, तो दूसरा कोण आप बनाएंगे तो दूसरे कोण की माप भी 90 अंश ही होगी, तो इसमें कह सकते हैं इसका विकल्प बी सही है। अर्धवृत्त में कहीं पर भी कोई कोण बनाएंगे प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश का ही होगा। इसके बाद 14वें प्रश्न को यदि देखें, 14वें प्रश्न में दिया है
एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और ये चारों कोणों को अगर हम जोड़ें तो 9 चौको 36 360 अंश होगा, तो विकल्प बी सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि देखें, 15वें में कह रहा दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख रहे हैं जैसे दो बिंदु हैं, दो बिंदु से मिलाएंगे तो केवल इनकी एक ही रेखा बनेगी, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें में दिया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋज्य कोण कहते हैं, तो विकल्प ए सही है। 17वां प्रश्न है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। पूछ रहा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी डेसी के जस्ट पहले, डेसी के जस्ट बाद मीटर होता है, यदि एक का ही डिफरेंस है तो सीधे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, विकल्प ए सही है। 40 20 50 तो देख रहे हैं किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकते, एक की बात करता है तो एक में सीधे 10 100 1000 10,000 इसी गुणांक में मिलेंगे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते। 18वां प्रश्न है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है देखिए मापनी में सबसे पहले हम जीरो से ही शुरुआत करते हैं, तो मापनी में जो पहले लिखा जाता है वो जीरो है, तो इसमें विकल्प ए सही है। 19वां प्रश्न है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। कह रहा चारों भुजाएं बराबर, वर्ग में बताया गया चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में कह रहा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 60 अंश का होता है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। देख रहे हैं संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, एक कोण 120 का है, तो 360 से यदि आप 120 को घटाते हैं तो फिर ये हमारा मिल जाएगा 240 अंश, और 240 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, 22वें में कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हम जानते हैं 180 अंश होता है, और विकल्प हमारे समकोण पर दिए हैं तो 90 अंश को समकोण कहते हैं, तो 180 देख रहे हैं 90 गुणे 2 अर्थात 2 समकोण होगा, विकल्प नंबर इसका बी सही है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, 23वें में कह रहा ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। तो ज्योमेट्री में जो त्रिकोणीय आकार का इंस्ट्रूमेंट रखा होता है उसे हम गुनिया का नाम देते हैं, तो इसका विकल्प बी सही है। 24वां है, तेरा त्रिज्या किस में पाई जाती है। तो त्रिज्या हम जानते हैं वृत्त में होती है, तो विकल्प ए सही है। 25वां है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण जानते हैं 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, तो इसमें क्या प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो देख रहे हैं 3 कोण हमारे 180 अंश से बड़े हैं, लेकिन 180 अंश 360 अंश से, वो 180 अंश 180 से बड़ा नहीं है, बराबर दिया है, तो इसमें विकल्प ए सही है, और ये तीनों विकल्प हमारे गलत हैं। इसमें 180 अंश प्रतिवर्ती कोण नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण का मान 180 अंश से बड़ा होता है। 26वां प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितनी प्रकार की माप दिखाए जा सकते हैं। साधारण मापनी में आप जानते हैं 2 प्रकार की माप ही दिखाई जाती हैं, विकर्ण मापनी में 3 प्रकार की और साधारण मापनी में 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं। 27वां है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो देख रहे हैं दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनता है और इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देख रहे हैं ये वक्र जो बना है इस वक्र को ही कहीं स्पर्श करेगी। इस प्रकार से स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है, इसका विकल्प सी सही है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस ठोस में कह आयताकार फलक होते हैं। देखिए आयताकार फलक की बात करें, घन, वर्गाकार, तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, इस हिसाब से घन की फलकें आयताकार कही जा सकती है, क्योंकि वर्गाकार होती हैं। वर्ग एक प्रकार का आयत है, आयत को तो हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न है, 29वें में कह रहा एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। देख रहे हैं अगर एक वर्गाकार प्रिज्म दिया है तो इसमें आप देखेंगे कि पूछ रहा कितने आयताकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार प्रिज्म में अगर आयताकार फलकों की हम बात करें तो संभवतः 5 होगी, इसको आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद 30वां प्रश्न है, 30वें में कह रहा संपूरक कोण होता है। हमने बताया जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। 31वां प्रश्न है, एक घन में कितने कोर होते हैं। तो घन में यदि हम कोरों की संख्या देखें
तो 12 होती हैं, विकल्प बी सही है। 32वां है रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 33वां प्रश्न है समांतर रेखा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी ना प्रतिच्छेद करें, अर्थात दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, वही समांतर रेखाएं होंगी, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 34वां प्रश्न है कि झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाए जाते हैं, तो देख रहे डंडा सीधे ऊर्ध्वाधर होता है, अर्थात 90 अंश कह सकते हैं, विकल्प ए सही है। 35वां प्रश्न है एक चांदे में कितने अंश होते हैं, तो चांदे में देख रहे 180 अंश बने होते हैं, तो विकल्प बी सही है। इसके बाद 36वां प्रश्न है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, तो विकल्प ए सही है। 37वां है सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं, तो सममित चित्र बनाने से पूर्व आधार रेखा को पहले खींचा जाता है। इसके बाद तेरा निम्न में से कौन सा आकार वर्ग नहीं है, निम्न में से कौन सा आकार कह रहा वर्ग है, वर्ग की पहचान करेंगे। देख रहे हैं पहला हमारा वृत्त है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा आयत है, चौथी आकृति वर्ग है, तो विकल्प डी सही है। इसके बाद यदि हम 39वां प्रश्न देखें, 39वें में दिया है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है, अर्थात गहरी होती है। तो गहरे में बताया गया जिसमें बी की संख्या सबसे अधिक होगी वही पेंसिल गहरी अर्थात डार्क होगी। देख रहे 2B दिया है, तो विकल्प बी सही है। 40वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है, देख रहे पहला वर्गाकार, दूसरा वृत्ताकार, तीसरा हमारा आयताकार, चौथा त्रिभुजाकार, तो विकल्प सी सही है। 41वां प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो देख रहे किलोमीटर में हेक्टोमीटर पूछ रहा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, हेक्टो के जस्ट बाद किलो मिलता है, इसलिए सीधे 10 हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही है। 42वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है, देख रहे 5 भुजाओं से घिरी आकृति, विकल्प नंबर सी में है। ए तो देख रहे हैं वर्गाकार है, बी चतुर्भुज है और डी हमारा ये खडभुज है, तो इसमें विकल्प सी सही है। 43वां प्रश्न है अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण, देख रहे हैं 30 + 30 60 होता है, तो अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा, तो विकल्प सी सही है। 44 नंबर में दिया है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, देखिए पहली आकृति त्रिभुजाकार है, दूसरी वर्गाकार, तीसरी वृत्ताकार, क्योंकि विकल्प ए मिल जाता है इसलिए इनमें से कोई नहीं भी गलत होगा। 45वां प्रश्न है किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं, तो सममित दृश्य की अगर हम बात करें तो एक साथ इसमें 3 विमाएं मिलती हैं, 3D में देखेंगे 3 विमाएं मिलेंगी, तो विकल्प बी सही है। 46 नंबर में है वृत्त का आकार कैसा होता है, तो देख रहे ए नंबर में दिया हुआ वृत्ताकार है, दूसरा त्रिभुजाकार, फिर आयताकार और इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 47 नंबर में दिया है निम्न में से कौन सा सरल कोण है, तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या ऋजुकोण कहते हैं, तो विकल्प बी सही है। 48 नंबर में विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, तो विकर्ण मापनी पर 3 मापें दिखाई जा सकती हैं, विकल्प बी सही है। 49 नंबर है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, हल्की के लिए हम जानते हैं एच की संख्या जितनी अधिक होगी उससे बनी पेंसिल हल्की होंगी, तो इसमें विकल्प सी 2H सही है। इसके बाद 50वां है समबाहु त्रिभुज कौन सा है, तो देख रहे हैं ए पर दिया समबाहु है, दूसरा समकोण है, तीसरा आयत है, चौथा वृत्त है, इस प्रकार से विकल्प ए में दी गई आकृति समबाहु त्रिभुज की है। तो बच्चों आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इनको आप तैयार कर लेंगे, तो अलग से अन्य किन्हीं प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।